नमस्कार। चलिए आज रामायण की एक ऐसी जबरदस्त कहानी में चलते हैं जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज की दुनिया को आईना दिखाती है। हम समझेंगे अंगद की उस कूटनीति को जिसमें आज के दौर के लिए भी गहरे सबक छिपे हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि जब श्री राम के पास हनुमान जैसा महाबली योद्धा था जो अकेले ही पूरी लंका जला कर आ चुका था, तो फिर इस आखिरी और सबसे जरूरी मिशन के लिए अंगद को ही क्यों चुना गया? कुछ तो सोचा होगा, है ना? इसी को तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। देखिए, युद्ध तो बस शुरू होने ही वाला था, लेकिन राम ने शांति के लिए एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। पर इस बार मिशन सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं था, बल्कि यह मिशन था दिमाग का, समझदारी का। अब यह फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। हनुमान का मिशन था लंका को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाना, लेकिन अंगद का मिशन एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। उन्हें भेजा गया था रावण के दिमाग से खेलने, उसके गुरूर को तोड़ने और जंग शुरू होने से पहले ही उसका हौसला पस्त करने के लिए। और यही थी असली स्ट्रैटेजी। राम जानते थे कि असली लड़ाई मैदान पर बाद में, पहले मन में जीती जाती है। उनका लक्ष्य था कि दुश्मन को दिमागी तौर पर इतना तोड़ दो कि वो आधा युद्ध तो मैदान में उतरने से पहले ही हार जाए। और अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जब अंगद रावण के भरे दरबार में पहुंचते हैं और वहां जो शब्दों का मुकाबला होता है वो तो बस देखने लायक है। जरा सोचिए, रावण ने अनजान बनने का नाटक किया और अंगद ने एक ही जवाब में उसके अहंकार की धज्जियां उड़ा दी। भरी सभा में उसे उसकी पुरानी हार याद दिलाकर अंगद ने पहली ही बॉल पर सिक्सर मार दिया था। क्या कमाल का जवाब था! अंगद की हाजिर जवाबी देखिए। उन्होंने रावण के सबसे बड़े डिफेंस, उस विशाल समंदर को एक छोटे से मामूली गड्ढे जैसा बताकर उसकी सारी हवा निकाल दी। और ये था वो फाइनल ब्लो, वो आखिरी मौखिक प्रहार जिसने रावण के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। अंगद ने शांति दूत के मिशन को एक नैतिक फैसले में बदल दिया और रावण को निश्शब्द कर दिया। तो इस कहानी से अहंकार के बारे में क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस सबक की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल सच्चाई है। रावण ने अंगद की शांति की पेशकश को राम का डर समझ लिया। वो उनकी विनम्रता को उनकी कमजोरी मान बैठा, और यही अहंकार उसका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन गया, जिसने उसे मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर दिया। फिर अंगद ने एक के बाद एक ऐसे तर्क के तीर चलाई जिसने रावण को उसी के दरबार में छोटा साबित कर दिया। हर तुलना रावण के अहंकार पर एक सीधा हमला थी, जो उसकी ताकत के खोखलेपन को सबके सामने ला रही थी। मतलब सीधी सी बात यह है कि अंगद की रणनीति ने साबित कर दिया कि सही समय पर सही जगह पर कहे गए शब्द बड़े बड़े हथियारों से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। उन्होंने रावण के गुरूर को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना दिया। चलिए अब इस हजारों साल पुरानी कहानी को आज के दौर में लाकर देखते हैं। ये जो माया या भ्रम है, आज किस रूप में हमारे सामने है? यहां एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। देखिए, रावण के पास मायावी शक्तियां थीं जो भ्रम पैदा करती थीं। आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया है। दोनों ही एक तरह का भ्रम रच सकते हैं। इनका इस्तेमाल राम की तरह भलाई के लिए भी हो सकता है और रावण की तरह सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी। और यहीं से एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है। हमारी आज की असली समस्या शायद सरकारी नीतियां नहीं, बल्कि हमारे अपने मूल्यों का, हमारी वैल्यूज का खोखलापन है, जो इस भौतिकवाद की दौड़ में कहीं गुम हो गई हैं। ये आज के कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कैसे चीज़ों को पाने की होड़ में हम अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं। ये वही आधुनिक माया है जहां चीज़ें इंसान से ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। और ये आज का सबसे बड़ा फर्क है ना? हम अपनी असल जिंदगी की कच्ची पक्की सच्चाई की तुलना सोशल मीडिया पर दूसरों की एडिट की हुई परफेक्ट रील से करते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। ये लाइन है ना, ये उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को बहुत अच्छे से समझाती है। हम डिजिटल भ्रम को इतना सच मान लेते हैं कि जब असली जिंदगी सामने आती है तो हमारा दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर थोड़ा भीतर की ओर लगाते हैं। ये एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सच है। पूरी जिंदगी नाम, पद और पहचान कमाने के बाद आखिर में इंसान क्या रह जाता है? सिर्फ एक शरीर, जिसे लोग बॉडी कहते हैं। सारी उपलब्धियां, सारा अहंकार, सब यहीं धरा का धरा रह जाता है।
वैसे तो कबीर का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, लेकिन यहाँ एक दूसरा दोहा है जो बिल्कुल फिट बैठता है। काया की गाड़ी रे भाई, हाँ कियो धीरे धीरे, इसमें बैठा राम रथी, लगाम रखी है तेरे। मतलब ये शरीर एक गाड़ी की तरह है जिसे हमें धीरे धीरे संभाल कर चलाना है। तो अंतिम संदेश यही है, असली सफलता इस बात में नहीं है कि हमारे पास गाड़ी कौन सी है, बल्कि इस बात में है कि हम अंदर बैठे उस यात्री का, उस आत्मा का कितना ख्याल रखते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक बार सोचिएगा जरूर कि असल में जरूरी क्या है, वो चीजें जो हमारे पास हैं या वो मकसद जिसके लिए हम जीते हैं।